हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शिक्षा दर्शन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं दोस्तों, जीत और हार हमारी मानसिक सोच, हमारे नजरिए पे डिपेंड करती है। इसलिए अगर मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया अपन ने तो जीत निश्चित है हमारी। इसलिए हमको ये संकल्प लेना, हमको ये ठानना है, ठीक है। और ये ठानना और संकल्प लेना दोनों किस पे डिपेंड करती है? हमारी मानसिक सोच पे डिपेंड करती है, हमारे नजरिए पे डिपेंड करती है, हम किस प्रकार के एनवायरमेंट में रह रहे हैं, इस सब पे डिपेंड करती है। इसलिए हमको संकल्प लेना, हमको ये ठान लेना है कि 2025 में हमें हमारे अभिष्ट को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोच, अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव एनवायरमेंट में रहना होगा, ठीक है। तो आज इसी सेशन की शुरुआत करते हैं अपन आदर भूमि वेटलैंड्स की। तो वेटलैंड्स क्या होता है? देखो, वेटलैंड्स किसे कहते हैं? घोषित किया किस प्रकार से किया जाता है इसको? साथ में इसको रामसर साइट भी कहा जाता है। तो रामसर साइट नामकरण कैसे हुआ, इन सब की आज बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर के अंतर्गत एक सम्मेलन, एक बैठक की गई, जिसके अंतर्गत डिफाइन किया गया कि अपन रामसर साइट या आदर भूमि स्थल किसे घोषित करेंगे, ठीक है। इस क्षेत्र को इसके अंदर अपन रख सकते हैं, इसकी एक डेफिनेशन क्या हो सकती है जिसके अंदर हम इस क्षेत्र को परिभाषित कर सके कि ये आर्द्र भूमि है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स किसे कहते हैं। देखो, रामसर कन्वेंशन के अनुसार जो डिफाइन की गई वो डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें कहा गया कि वह क्षेत्र, अर्थात क्षेत्र कैसा होना चाहिए? संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण कौन सा क्षेत्र? जैसे जैसे अपन एनवायरमेंट में क्या देखते हैं अपन, ठीक है। अपने आसपास के वातावरण में क्या है? वो क्या है? जैव मंडल, ठीक है। अपने आसपास जो वातावरण है वो कैसा है? जैव मंडल। जो क्या, एक संक्रमण एरिया किसका? जलमंडल का, स्थलमंडल का और वायुमंडल का, ठीक है। तो इन सब तीनों, मतलब जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, तीनों से मिलकर क्या बना है? जैव मंडल। और जैव मंडल के ही 2 भाग है, कौन से? जलमंडल और स्थलमंडल, ठीक है। तो इनका अपना अपना क्या है? इकोसिस्टम, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है आर्द्र भूमि की? तो आर्द्र भूमि की डेफिनेशन है रामसर कन्वेंशन के अनुसार, ठीक है। वो कहते हैं कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। कौन सा? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात जल का इकोसिस्टम प्लस में स्थल का इकोसिस्टम, इन दोनों का जो संक्रमण एरिया, संक्रमण जोन होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेटलैंड्स कहा जाता है। लेकिन यहीं तक ये परिभाषा पूरी नहीं होती है, आगे और भी डिफाइन किया है इन्होंने। क्या कहा कि एक यह संक्रमण जल का और स्थल के इकोसिस्टम का जो संक्रमण एरिया है, वहां पे क्या होना चाहिए? वर्ष में लगभग 8 माह तक क्या होने चाहिए? जल की उपलब्धता होनी चाहिए। साथ में वहाँ पे क्या होना चाहिए? 200 से अधिक प्रजातियां पाई जानी चाहिए। प्रजातियां कौन सी? जैसे जीव जंतु और पादपों की प्रजातियां वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। उस क्षेत्र को अपन क्या करेंगे? रामसर कन्वेंशन के द्वारा आर्द्र भूमि वेटलैंड्स घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन सबसे पहले। परिभाषा, परिभाषा की बात करें तो जलीय, जलीय इकोसिस्टम एवं या स्थलीय इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम और स्थलीय इकोसिस्टम का वह क्षेत्र। क्षेत्र नहीं होगा, इसमें क्या होगा? संक्रमण क्षेत्र। जलीय और स्थलीय इकोसिस्टम का वह संक्रमण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह तक क्या होना चाहिए? 8 माह तक जल की उपलब्धता हो। जल की क्या होनी चाहिए? वहां पे उपलब्धता होनी चाहिए। साथ में और क्या होना चाहिए? उस क्षेत्र में 200 से अधिक, 200 से अधिक क्या होनी चाहिए? प्रजातियां। 200 से अधिक प्रजातियां, प्रजातियां कौन सी? जीव जंतु, जीव जंतु और पादप क्या करते? वहां निवास करते, निवास करते हो। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रामसर कन्वेंशन के अनुसार उस क्षेत्र को क्या घोषित किया जाता है? आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? दलदल भूमि। और क्या कह सकते हैं इसको? दलदल भूमि।
इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, ईरान के रामसर शहर में इसकी बैठक हुई थी, तो इसकी ईरान के रामसर के आधार पर इसको क्या कह सकते हैं अपन, रामसर साइट। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आर्द्रभूमि, दलदल और रामसर साइट किसे कहेंगे, तो वह क्षेत्र या वह संक्रमण क्षेत्र जहाँ जलीय इकोसिस्टम और स्थलीय इकोसिस्टम का संक्रमण जोन, जहाँ पे लगभग वर्ष में 8 माह तक जल की उपलब्धता हो, साथ में वहाँ पे क्या होना चाहिए, 200 से अधिक प्रजातियों का निवास होना चाहिए। उस क्षेत्र को क्या घोषित किया जाता है, वेटलैंड्स घोषित किया जाता है। ठीक है, अब आके बात करते हैं उद्देश्य क्या था इसका। ठीक, इसको समझिए, देखो पहले वेटलैंड्स को मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये सर्कल कौन सा है, स्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये कौन सा, स्थलीय इको सिस्टम। ठीक है, और ये कौन सा है, जलीय इको सिस्टम, जलीय इको सिस्टम। ठीक है, इन दोनों का ये कौन सा है, संक्रमण एरिया। ठीक है, इस संक्रमण एरिया को क्या कहा जाता है, वेटलैंड्स। क्या कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो स्थलीय इकोसिस्टम और जलीय इकोसिस्टम का जो संक्रमण एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, वेटलैंड्स कहा जाता है। लेकिन इस संक्रमण एरिया में क्या होना चाहिए, जल की उपलब्धता होना चाहिए, प्लस में साथ में क्या होना चाहिए, यहाँ 200 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके बाद में उद्देश्य की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। रामसर साइट का उद्देश्य क्या था, अर्थात वेटलैंड्स घोषित करने का उद्देश्य क्या था। तो देखो, उद्देश्य ये, उद्देश्य किस पे निर्भर करता है, किसी न कुछ कोई कारण होगा, इसलिए डिफाइन किया अपन उद्देश्य को। उद्देश्य को प्राप्त करके क्या करना है, उस लक्ष्य को हासिल करना अपन को। ठीक है, तो क्या था, अभी देखो वर्तमान में क्या हो रहा है, जनसंख्या लगातार तेजी गति तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या का लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रही है। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के साथ क्या 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 हो रहा है, साथ में शहरीकरण का विकास हो रहा है। तो इसी के साथ साथ औद्योगिकरण और शहरीकरण के साथ साथ क्या हो रहा है, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं। ठीक है, साथ में केमिकल्स के साथ साथ क्या हो रहा है, निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे वनों का विनाश हो रहा है लगातार। इन सब प्रक्रिया के तहत क्या हो रहा है, लगातार तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, और इसका प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, इन सब प्रक्रियाओं के तहत, इन सब प्रभाव के फलस्वरूप वर्तमान में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। तो इन सब प्रभावों को देखते हुए क्या हो रहा है, इन सब प्रभाव का प्रभाव कहाँ पे भी पड़ रहा है, इनका प्रभाव देखने को मिलता है वेटलैंड्स के ऊपर। ठीक है, तो वेटलैंड्स का इन तापमान बढ़ने से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इसका लगातार विनाश होता जा रहा है। तो इसके संरक्षण के लिए, प्रबंधन के लिए क्या किया जा रहा है, ठीक है, वेटलैंड क्षेत्र घोषित किए जाते हैं उस क्षेत्र को बचाने के लिए। ठीक है, उसके विकास के लिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य, उद्देश्य क्या करना, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, प्रबंधन, प्रबंधन। ठीक है, और क्या करना है, टिकाऊ विकास, वह सतत, टिकाऊ विकास की जगह अपन लिख सकते हैं टिकाऊ उपयोग। ठीक है, क्या करेंगे अपन, टिकाऊ उपयोग, वह सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास हेतु क्या किया जाता है, वेटलैंड्स घोषित की जाती है। ठीक है, अब देखो इसका सम्मेलन कब किया गया, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन कहाँ पे हुआ, 2 फरवरी 2 फरवरी 1971 के अंतर्गत। कहाँ पे होता है सम्मेलन, ईरान के अंतर्गत होता है। कहाँ पे होता है, ईरान के रामसर शहर के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पे होता है, ईरान के रामसर शहर के अंतर्गत। ईरान के रामसर शहर में क्या होता है,
वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए, इसके प्रबंधन करके लिए, मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है, इसको बचाने के लिए, साथ में इसका विकास करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पे? 2 फरवरी 1971 के अंतर्गत ईरान के रामसर शहर में। यहीं पे वेटलैंड्स होता है, जो आर्द्र भूमियां होती है, उनका नामकरण क्या किया गया, रामसर साइट्स। ठीक है, ये इसका नामकरण किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सम्मेलन कौन सा? रामसर कन्वेंशन। ठीक, ये लागू कब होता है विश्व स्तर पे? लागू होता है 21 दिसंबर को। कब लागू होता है? 21 दिसंबर 1975 के अंतर्गत ये क्या होता है, विश्व स्तर पर लागू होता है। ठीक है, विश्व स्तर पर लागू होता है तो इसके ऊपर भारत ने भी हस्ताक्षर किए होंगे। ठीक है, तो भारत इसका सदस्य अधिकृत रूप से कब बनता है? 1982 के अंतर्गत। भारत ने कब हस्ताक्षर किया इसके ऊपर? रामसर कन्वेंशन के ऊपर भारत ने अधिकृत रूप से सदस्यता कब ली? 1982 के अंतर्गत सदस्य ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो रामसर का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे इसका? स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर, जहाँ से क्या किया जाता है, रामसर घोषित की जाती है। ठीक है, वहां से इसका मैनेजमेंट देखा जाता है। ठीक है, ये सब कहाँ से किया जाता है? स्विट्जरलैंड से किया जाता है। ठीक है, इसकी अगला बात करते हैं। 2 फरवरी को क्या किया गया था? रामसर कन्वेंशन किया गया था। ठीक है, तो 2 फरवरी को क्या बनाते हैं प्रतिवर्ष? 2 फरवरी को अपन क्या करते हैं? फरवरी क्या किया जाता है? रामसर डे मनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? या वेटलैंड डे मनाया जाता है। वेटलैंड डे। ठीक है, कब मना रहे हैं अपन? 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। और ये प्रथम कब मनाया गया था? पहली बार कब मनाया गया था? 1971 के अंतर्गत पहला वेटलैंड डे मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? आर्द्र भूमियों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। संरक्षण हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर मोटी मोटी अपन ने बात कर ली। इन सब चीजों का अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। वेटलैंड्स का ही जो रामसर कन्वेंशन किया गया था, इसी का हिस्सा एक मोनेट्रैक्स रिकॉर्ड, इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, मोनेट्रैक्स रिकॉर्ड में कितने स्थलों को शामिल किया गया? भारत के अंतर्गत 2 स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखो इसी का एक हिस्सा है कौन सा? ठीक है, इसी का हिस्सा कौन सा है? मोनेट्रैक्स रिकॉर्ड। मोनेट्रैक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मोन्टेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, इसी का क्या एक हिस्सा है, मोन्टेक्स हो गए। ठीक है, मोनेट्रैक्स रिकॉर्ड। मोनेट्रैक्स रिकॉर्ड। ठीक है, ये मोनेट्रैक्स रिकॉर्ड किसका हिस्सा है? रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है। ठीक है, इसमें कितने स्थलों को शामिल किया गया? 2 स्थल शामिल है इसमें। ठीक है, कितने स्थल शामिल किए गए इसमें? 2 स्थल। ठीक है, पहला कौन सा है? केवला देव। केवला देव। ठीक है, ये मोनेट्रिक्स रिकॉर्ड स्थापित कब किया गया रामसर के तहत? 1990 में, 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया। और केवला देव को भी कब शामिल किया गया इसमें? 1990 के अंतर्गत शामिल किया है। कहाँ पे? ये राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ पे? राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला स्थल कौन सा है मोनेट्रिक्स के अंदर? केवला देव। ठीक है, दूसरा स्थल कौन सा है यहाँ पे? लोकटक झील। लोकटक लेक। ठीक है, इसको कब शामिल किया गया मोन्ट्रेक्स में? 1993 के अंतर्गत। ठीक है, ये कहाँ पे है? मणिपुर के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पे है ये? मणिपुर के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो
लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर 1993 में कहाँ पे किया गया इसको शामिल? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, अब लोकटक झील मणिपुर के अंतर्गत है। ठीक है, लोकटक झील के अंतर्गत विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे लोकटक झील के अंतर्गत? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अनुपम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, लोकटक झील के अंतर्गत एक क्या है? राष्ट्रीय, ठीक है, कौन सा उद्यान है यहाँ पे? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है देखो, वहाँ पे फुंडिस घास के मैदान पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, जिसका क्या होता है 80% हिस्सा कहाँ पे होता है? जल के अंदर होता है। इसके अलावा 20% कहाँ पे होता है? जल के बाहर होता है। ये क्या होता है? झील के अंतर्गत जल में तैरती रहती है। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र में यहाँ पे एक मैत्री मैत्री जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जो क्या करते हैं यहाँ पे मत्स्य पालन प्लस में खाद्य संग्रहण के लिए जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ राष्ट्रीय जो मरु उद्यान, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है जो केबुल लामजाओ, यह संगाई हिरण के लिए जाना जाता है मणिपुर के अंदर। इसके अलावा मणिपुर के अंदर यहाँ प्राकृतिक दृश्य रूप में देखने के लिए यहाँ पे ब्लू हिल्स अर्थात नीले पर्वत भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकटक झील के अंदर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, संगाई हिरण के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे फुंडिस घास के मैदान या फुंडी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे मैत्री जनजाति पाई जाती है। तो इसके संरक्षण के लिए क्या किया गया? इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 2 फरवरी की। ठीक है, 2 फरवरी 2025। ठीक है, 2 फरवरी 2025। ठीक है, 2 फरवरी 2025 को क्या किया गया? अपने वेटलैंड डे बनाया गया। ठीक है ना, आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो इस बार की थीम क्या रही? ठीक है, इस बार की थीम रही थी प्रोटेस्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेस्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये क्या थे? इस बार की थीम रही है वेटलैंड्स की। ठीक है, तो प्रोटेस्टिंग, ठीक, टेस्टिंग, ठीक है, THING। ठीक है, प्रोटेस्टिंग। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? प्रोटेस्टिंग वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड, प्रोटेस्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर। अर्थात इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे साझा भविष्य के लिए क्या करना, अपन को वेटलैंड्स का संरक्षण करना है। क्या करना है? हमारे साझा भविष्य के लिए क्या करना है? वेटलैंड्स का संरक्षण करना है। ये इस बार की थीम रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रोटेस्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर इस बार की क्या रही है? थीम रही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं विश्व के अंतर्गत रामसर स्थल कितने हैं? ठीक है, इनकी बात करते हैं अपन। ठीक है, विश्व के अंतर्गत, ठीक है, विश्व में वेटलैंड स्थल, विश्व में वेटलैंड स्थल कितने हैं? 2500 से अधिक है। पूरे वर्ल्ड में कितने वेटलैंड साइट है? 2500 से अधिक वेटलैंड साइट्स पाई जाती है। और विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे है? ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वेटलैंड्स किस देश के अंतर्गत है? यूके के अंतर्गत। कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत विश्व में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स पाई जाती है। तो इन चीजों का अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, हिस्सा क्या है? रामसर कन्वेंशन का ही एक हिस्सा कौन सा है? मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेस में कितने स्थल शामिल है? 2 स्थल। पहला कौन सा है? केरला द्वीप। कहाँ पे है? राजस्थान। कब शामिल किया गया? 1990 के अंतर्गत शामिल किया गया। दूसरा कौन सा है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर के अंतर्गत जाता है। और लोकटक झील के अंतर्गत एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके अलावा 2 फरवरी 2025 इस बार की रामसर जो डे मनाया गया उसकी थीम क्या रही है? प्रोटेस्टिंग वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर इस बार की थीम रही है। विश्व में सर्वाधिक वेटलैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अब बात करते हैं अपन भारत की। ठीक है, बात करते हैं अपन एशिया। एशिया में सर्वाधिक वेटलैंड्स किस देश में पाई जाती है? अब बात करते हैं अपन किसकी? एशिया। ठीक, तो एशिया के अंतर्गत सर्वाधिक वेटलैंड्स कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाने वाली है? भारत के अंतर्गत। ठीक है, अपने भारत में। ठीक है, भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? वेटलैंड्स 91। ठीक है,
अभी वर्तमान में कितनी है? 91 वेटलैंड्स है भारत के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है, तो वेटलैंड्स भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 5.12%। ये 91 जो आंसर साइट्स है भारत के अंतर्गत, जो कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत पे है? 5.12% क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, इसके अलावा भारत के अंदर सर्वाधिक कहाँ पे? भारत में बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा साइट किस राज्य के अंतर्गत है? वो है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी है टोटल? 20 साइट्स हैं। ठीक है, तो भारत में कितनी है टोटल आंसर साइट? 91 है। ठीक है, भारत में भौगोलिक क्षेत्र की कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने एरिया को कवर करती है? 5.12% को कवर करती है। सर्वाधिक कहाँ पे है भारत के अंदर? तमिलनाडु के अंतर्गत। कितनी है? 20 साइट्स। ठीक है, अब बात करते हैं भारत। ठीक है, भारत के अंदर अभी देखो अपन तो जो लास्ट वाली 5 है, ठीक है, लास्ट वाली 5 साइट अभी जो वर्तमान में घोषित की गई 5 है, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं 86 नंबर से, 86 से, 86, 7, 8, 9, 90 और 91 इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो 86 कौन से थे यहाँ पे? तो यहाँ पे थी सक्कर कोटे। ठीक है, सक्कर कोटे। ठीक है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा थेरथंगल, थेरथंगल। ठीक है, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा खेचोपल्ली। ठीक है, खेचोपल्ली, खेचोपल्ली वेटलैंड्स कहाँ पे है? ये है सिक्किम के अंतर्गत। कहाँ पे है? सिक्किम के अंतर्गत। कहाँ पे ये? सिक्किम के अंतर्गत है। ठीक है, इसके अलावा उदवा, उदवा लेक, उदवा लेक ये कहाँ पे है? उदवा लेक है झारखंड के अंतर्गत। ठीक है, ये कहाँ पे है? झारखंड के जो अभी शामिल हुई है। ठीक है, अभी 2025 में 2 नई साइट शामिल की गई। ठीक है, वो कहाँ की है? राजस्थान की। एक कौन सी है? मैनार। ठीक है, मैनार कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत। राजस्थान की 2 साइट है, कौन कौन से? उदयपुर, उदयपुर की कौन सी है? मैनार। ठीक है, दूसरी कौन सी है? खीचन, खीचन ये कहाँ पे है? फलोदी के अंदर। ये कहाँ पे है? फलोदी के अंदर। ठीक है, तो अभी की जो प्रेजेंट में घोषित की गई है, ठीक है, तो उनके लास्ट वाले अपन को ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्या हो सकता है? मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बाद में टोटल कितनी है? आंसर शायद 91 थे। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंतर्गत। हाल ही फिलहाल में घोषित की साइट कौन कौन सी है? ठीक है, सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंतर्गत, ध्यान रखना। थेरतंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंतर्गत है। खेचोपल्ली कहाँ पे है? सिक्किम के अंतर्गत है, जो पहली बार घोषित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, उदवा झील भी झारखंड का पहली बार घोषित रामसर साइट है। ठीक है, इसके अलावा मैनार कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत। खीचन कहाँ पे? फलोदी के अंदर। अब देखो मैनार और खीचन 2025 में नवीनतम रामसर साइट है। ठीक है, इसके अनुसार राजस्थान के अंदर, भारत के अंतर्गत राज्य है कौन सा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अंदर टोटल साइट्स कितनी हो चुकी है? 4। रामसर साइट कितनी हो सकी है? 4 हो चुकी है। ठीक है, तो पहली कौन सी थी यहाँ पे देखो। ठीक है, प्रथम कौन सी थी? राजस्थान की पहली रामसर साइट। ठीक है, राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी थी? केवला देव। ठीक है, कौन सी थी? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवला देव कब शामिल किया गया था? इसको 1981 के अंतर्गत रामसर साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद में कौन सी? सेकंड सांबर। कौन सी थी? सांबर लेक। ठीक, सांबर लेक कहाँ पे है? ये भी राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान के कौन से जिले में है ये? जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और केवला देव कहाँ पे है? भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पे है? भरतपुर के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा कौन सा है? मैनार। राजस्थान में तीसरा कौन सा है? मैनार। ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और चौथा कौन सा है? खीचन।
ठीक है। कौन सा है? किचन। ये कहाँ पे है? फलोदी के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पे है? फलोदी के अंतर्गत। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट है अपना। ठीक है, ये तथ्यात्मक आंकड़े हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परीक्षा सर्वाधिक एशिया के अंदर सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे है? भारत के अंदर। कितनी है? 91 है। ठीक है, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने एरिया कवर करती है? ये 5.12% एरिया को ये कवर करती है, 91 साइट्स। सर्वाधिक कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है, 20 साइट्स। ठीक है, 20। ठीक है, भारत के अंतर्गत। ठीक है, सिंहासिया कौन से? सक्करकोटई पक्षी, तमिलनाडु। थेरथंगल कहाँ पे है? तमिलनाडु। खेत कहाँ पे है? सिक्किम के अंतर्गत। उदवा झील कहाँ पे है? झारखंड के अंतर्गत। और मेनार और खिचन कहाँ पे? राजस्थान के अंतर्गत। इस प्रकार राजस्थान में वर्तमान में कितनी साइट हो चुकी है? रामसर साइट टोटल कितनी हो चुकी है राजस्थान के अंतर्गत? 4। ठीक है, कौन कौन सी? केवलादेव, सांबर, मेनार और खिचन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भारत की लार्जेस्ट कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है? लंबी कौन सी है? ठीक है, प्रथम कौन सी है? ठीक है, इन सब की बात करते हैं अपन। ठीक है, भारत में सबसे लंबी और भारत की सबसे बड़ी और भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन कौन सी? इन सब की अपन बात करते हैं। अब देखो, भारत की सबसे बड़ी, सबसे पहले देखो भारत की प्रथम रामसर साइट, प्रथम रामसर साइट कौन सी है? चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे? ओडिशा के अंतर्गत। और कब शामिल किया गया था इसको रामसर में? 1981 के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये भारत की क्या है? पहली रामसर साइट है। और 1981 के अंदर राजस्थान के अंदर केवलादेव पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन से है? सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूँ मैं भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी रामसर साइट। भारत की सबसे लंबी रामसर साइट कौन सी है? बेम्बनाथ। बेम्बनाथ। बेम्बनाथ झील कहाँ पे है? ये लेक कहाँ पे है? केरल के अंदर। ठीक है, केरल राज्य के अंतर्गत। ठीक है, ये भारत की क्या है? सबसे लंबी रामसर साइट है। ठीक है, बेम्बनाथ लेक कहाँ पे है? केरल राज्य के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत की सबसे, देखो बड़ी की बात कर ली अपने, लंबी की बात कर ली। अब बात करते हैं भारत की सबसे छोटी रामसर साइट, सबसे छोटे स्मॉल रामसर साइट। ठीक है, तो ये है रेणुका लेक। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर भारत की सबसे छोटी रामसर साइट स्थित है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की। वह है कि अभी जो भारत के अंतर्गत पहली महिला को, भारत के अंतर्गत रामसर अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन सी है? ठीक है, तो इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत भारत में रामसर अवार्ड, रामसर अवार्ड 2025 किसको प्राप्त हुआ? ठीक है, तो भारत के अंदर पहली बार प्रथम महिला है जिसको रामसर अवार्ड 2025 नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है किस श्रेणी की? देखो, वेटलैंड की जो रामसर अवार्ड दिया जाता है, रामसर पुरस्कार दिया जाता है, ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ किस श्रेणी में प्राप्त हुआ है? वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी। ठीक है, अर्थात वेटलैंड्स का बुद्धिमत्ता पूर्वक अर्थात बुद्धिमत्ता के साथ किस प्रकार से उनका यूज करना चाहिए, किस प्रकार से उनका प्रयोग करना चाहिए, इस श्रेणी के अंतर्गत क्या कि उनको वेटलैंड्स अवार्ड प्राप्त हुआ है, वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है,
किसको प्राप्त हुआ है? जयश्री वेंकटेशन को। ठीक है, जयश्री वेंकटेशन को क्या प्राप्त हुआ है? ये प्रथम भारतीय महिला। ये कौन है? प्राप्त होने वाली भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला। ये अवार्ड पाने वाली भारत की कैसी महिला है? प्रथम महिला। ठीक है, तो भारत में रामसर अवार्ड 2025 किस श्रेणी के अंदर? वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी के अंतर्गत किसको प्राप्त हुआ? जयश्री वेंकटेशन को प्राप्त हुआ, टेशन को। ठीक है, भारत की प्रथम महिला ये अवार्ड प्राप्त होने वाली। ठीक है, तो भारत की देखो, भारत की सबसे प्रथम रामसर साइट कौन सी है? चिल्का लेक। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। भारत की सबसे लंबी रामसर साइट कौन सी है? वेम्बनाड लेक। कहाँ पे है? केरल के अंतर्गत। भारत की सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका लेक। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत का अवार्ड प्राप्त करने वाली कौन सी महिला है? जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, ये क्या है? वेंकटेशन क्या है? रामसर अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला। ठीक है, विश्व की प्रथम रामसर सिटी कौन सी थी? और भारत के अंदर कौन कौन से शहरों को रामसर सिटी का दर्जा दिया गया है, इनकी बात करते हैं अपन। ठीक है, देखो, विश्व की प्रथम रामसर सिटी किसे घोषित किया गया था? कोलंबो को। विश्व की प्रथम रामसर सिटी या रामसर शहर किसे घोषित किया गया था? कोलंबो शहर को घोषित किया गया था। किस शहर को घोषित किया गया था? कोलंबो। देखो, विश्व की प्रथम रामसर सिटी, तो विश्व की प्रथम रामसर सिटी कौन सी है? कोलंबो। ठीक है, कोलंबो क्या घोषित किया गया? विश्व की प्रथम रामसर सिटी, वेटलैंड सिटी घोषित किया गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना। ठीक है, दूसरा कौन है? भारत के अंदर देखो, भारत के अंदर वेटलैंड सिटी कितनी है? रामसर सिटी। भारत के अंदर रामसर सिटी कितनी है? दो। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो इंदौर। कौन सी है? इंदौर। ठीक है, और सेकंड कौन सी है? उदयपुर। सेकंड कौन सी है? उदयपुर। ठीक है, तो भारत के अंदर वेटलैंड सिटी कितनी है? दो। पहली कौन सी है? इंदौर, और दूसरी कौन सी है? उदयपुर। ठीक है, अपने राजस्थान के अंदर वेटलैंड सिटी किसे घोषित किया गया? उदयपुर को। और भारत के अंतर्गत दो, कुल मिला के क्या है? रामसर सिटी है। विश्व की प्रथम रामसर सिटी कौन सी है? कोलंबो विश्व की क्या है? पहली रामसर सिटी है। ठीक है, क्या भारत की रामसर सिटी हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट की। ठीक है, वह देखो, अब जो रामसर जो आर्द्र भूमिया होती है, देखो आर्द्र भूमि जैसे विश्व के अंतर्गत पृथ्वी का फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजन के अंतर्गत जो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सेलवास के वन कहा जाता है। अमेजन के वनों को उनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां से वनों के माध्यम से लगभग विश्व की 20% ऑक्सीजन का वहां से उत्पाद होता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है अपन, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार जल के शुद्धिकरण के रूप में जहाँ पे भी वेटलैंड्स हैं, वो क्या करते हैं? जल का शुद्धिकरण करते हैं। जल के अंदर जो भी संदूषक आते हैं, ठीक है ना, वहाँ के क्षेत्र को जो प्रदूषित करते हैं जो तत्व, ठीक है, वो कृषि हो सकते हैं, औद्योगिक संदूषक हो सकते हैं, किसी प्रकार के संदूषक हो सकते हैं जो वहाँ के वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संदूषकों को क्या करती है? अवशोषित करती है वेटलैंड्स। ठीक है, और क्या करती है? जल का शुद्धिकरण करती है। इसलिए विश्व के किडनी, अर्थात क्या कहा जाता है इसको? पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। किसको? वेटलैंड्स को। ठीक है, आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी। पृथ्वी की किडनी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जल के शुद्धिकरण के कारण। क्या करती है? जहाँ पे भी वेटलैंड्स होते हैं, तो वहाँ के जल को क्या करती है? समदूषकों का क्या करती है? वहाँ के प्रदूषित तत्व होते हैं, ठीक है ना, उन सबका क्या करती है? अवशोषण करती है। ठीक है, पादप और मृदा द्वारा। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। इसी प्रकार है एक कॉन्सेप्ट और है, IUCN। ठीक है, IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, ठीक है, रेड लिस्ट, ये क्या करती है? पर्यावरण के अंतर्गत जो भी प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, जीव जंतु या पादप हो किसी भी प्रकार की, ठीक है, उन जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां है, ठीक है,
उनके संरक्षण के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, ठीक है, उनको उनके विकास के लिए ये क्या है, मार्गदर्शिका एक पुस्तक एक लिस्ट है, ठीक है, किसकी, ये IUCN की रेड लिस्ट है। इसको क्या कहा जाता है, जीवन का बैरोमीटर। इसको क्या कहा जाता है, जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है, बैरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट और है, जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, कौन से, अमेजन के सदाबहार वन, ठीक है, या इनको ऐसे लिख सकते हैं अपन, अमेजन के वनों को, ठीक है। अमेजन के वनों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के क्या कहा जाता है इनको, फेफड़े, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण याद रखना आपको, ठीक है। आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जीवन का बैरोमीटर किसे कहा जाता है, IUCN की रेड लिस्ट को कहा जाता है। इसके लिए अमेजन के वनों, जो शैलवास के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं वहां पे, उसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे आर्द्र भूमि की, जो कॉन्सेप्ट था अपन ने मोटा मोटा, ठीक है, वो सभी जानकारी अपन ने हासिल कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी के लिए प्लस मानव समुदाय के लिए किस प्रकार लाभप्रद है, ठीक है, किस प्रकार अपन को ये उपयोग में शामिल हो सकती है, ठीक है, हमारे उपयोग में शामिल हो सकती है, ठीक है। उसके ऊपर बात करते हैं अपन। आर्द्र भूमि के जो पारिस्थितिकी और मानव के लिए किस प्रकार लाभप्रद, उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी के लिए लाभप्रद, ठीक है, किस प्रकार लाभप्रद है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट है जल के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। वेटलैंड्स पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या करता है, जल का शुद्धिकरण करता है, जल के शुद्धिकरण के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है। जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, देखो जो वेटलैंड्स के अंदर जल आसपास पाया जाता है, प्लस में अनेक प्रजातियां पाई जाती है, जल और स्थल का क्या होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जल शुद्धिकरण कैसे करते हैं, जो जल के अंदर जितने भी अवसाद होते हैं, क्या होते हैं, अवसाद, ठीक है। तो अवसादों का क्या करता है, अवसादों को रोककर, रोककर इसके अंदर जो समदूषक पाए जाते हैं, ठीक है, समदूषकों का क्या करता है, ये अवशोषण करता है, समदूषकों का क्या करता है, वेटलैंड्स भूमि अवशोषण करती है, अवशोषण करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेटलैंड्स को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। जल के शुद्धिकरण, वेटलैंड्स क्या करती है, जिस क्षेत्र में होते हैं वहां पे क्या करती है, जल के अंदर जो भी अवसाद होते हैं उनको क्या करती है, रोकते हैं। रोग के अंतर्गत फिर क्या करती है, अवसाद के अंदर जो भी समदूषक पाए जाते हैं, प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं, उन सबको क्या करती है, ये अवशोषण करती है, अवशोषण करके क्या करती है, जल को शुद्धिकरण करती है, और क्या करती है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है वेटलैंड्स, ठीक है। इसके लिए इसको क्या कहा, जल के शुद्धिकरण के लिए क्या कहा जाता है, इसको पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मानव के लिए किस प्रकार लाभप्रद है, ठीक है, मानव के लिए, मानव समुदाय के लिए, मानव समुदाय यहाँ पे क्या करता है, मत्स्य पालन करता है, क्या करता है, मत्स्य पालन, ठीक है। तो मानव के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, मत्स्य पालन के लिए उपयोगी साबित होती है, ठीक है। इसके अलावा और पारिस्थितिकी के संदर्भ में देखें तो कार्बन सिंक के रूप में, ठीक है, कार्बन सिंक के रूप में, कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन सिंक के रूप में भूमि का, ठीक, ठीक है। देखो अब कल कारखानों से जो CO2 गैस निकल रही है, ग्रीन हाउस जो गैसें निकल रही है 6 प्रकार की, ठीक है, वो गैसें क्या करती है, पर्यावरण को प्रभावित करती है, ठीक है, तापमान को लगातार बढ़ा रही है, पृथ्वी के औसत तापमान को क्या कर रही है, लगातार बढ़ा रही है। उससे क्या हो रहा है, वेटलैंड्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वेटलैंड्स क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने का भी काम करते हैं, किस प्रकार, कार्बन सिंक, इसका मतलब क्या करते हैं, कार्बन का क्या करती है, संग्रहण करती है, क्या करते हैं, ये कार्बन का संग्रहण करती है, अवशोषण करती है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको कार्बन सिंक के रूप में भूमिका निभाती है। कार्बन सिंक के रूप में भूमिका निभाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन इकोसिस्टम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, ठीक है, या ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, किसको, वेटलैंड को, ठीक है। इसके अलावा क्या करती है, जैव भू रसायन चक्र, जैव भू
रासायनिक चक्कर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, जैव भू रसायन चक्र का मतलब है बायो जियो केमिकल जो साइकिल चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये जैव भू रसायन चक्र का मतलब ये है जैसे पर्यावरण के अंतर्गत जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, जो भी रासायनिक पदार्थ, जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, जैविक और अजैविक के मध्य क्या होती है, स्थानांतरित होती है। और वह स्थानांतरण कैसे होता है? इन पदार्थों का एक साइकिल के रूप में, एक चक्कर के रूप में होता है। ठीक है, जैसे जल चक्कर हो गया पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा कौन सा चक्कर? नाइट्रोजन का चक्कर हो गया, कार्बन का चक्कर हो गया। ठीक है, तो एक साइकिल बनता है इसके अंदर, जिसमें क्या होता है, जैव और अजैव के मध्य क्या होता है, पदार्थों का संग्रहण, मतलब जो पदार्थों का संग्रहण होता है, स्थानांतरण होता है, उसे क्या बोलते हैं? जैव भू रसायन चक्कर कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से चक्कर आते हैं? जैसे नाइट्रोजन का चक्कर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जल का चक्कर हो गया। ठीक है, इसके अलावा सल्फर चक्कर हो गया। ठीक है, और कौन से हो गए? नाइट्रोजन हो गया, जल का हो गया, सल्फर का हो गया, इसके अलावा कार्बन चक्कर। ठीक है, कार्बन चक्कर। तो इन सब के अंतर्गत भी वेटलैंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदा आती है, तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, बाढ़ हो गया, ठीक है, जैसे बाढ़, सुनामी और भी हो गई प्राकृतिक आपदाएं, उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, कैसे आपदा होनी चाहिए? प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को क्या करती है? ये कम करती है। ठीक है, वेटलैंड्स क्या करते हैं? प्राकृतिक आपदा तटीय क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं? कम करती है। ठीक है, क्योंकि स्थल और जल के संक्रमण भी पाए जाएंगे, तो जितनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, यहाँ पे क्या करने वाले, उसका कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आगे अपन भूजल स्तर के अंतर्गत। ठीक है, भूजल स्तर को क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। भूजल स्तर, भूजल स्तर को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, भूजल स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा और क्या उपयोग हो सकते हैं इसके? जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत क्या होता है, जहाँ पे वेटलैंड्स के अंतर्गत अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत एक जीव से दूसरे जीव के अंतर्गत क्या होता है, एक जो पारिस्थितिकी पिरामिड बनता है, उसके अंदर क्या होता है, पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ विविध प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना, पेड़ पौधे पादप पाए जाते हैं छोटे, जो क्या खाद्य श्रृंखला के रूप में, विविधता के रूप में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, एनर्जी के रूप में। तो खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या किसमें प्रयोग हो सकते हैं इसके? बाढ़ और मृदा अपरदन के अंतर्गत। ठीक है, जैसे तटीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर बाढ़ आती है, तो जलीय क्षेत्र से बाढ़ आएगी, तो वहां पे ये क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके लिए मृदा अपरदन को भी रोकने का कार्य करती है वेटलैंड्स। ठीक है, लेकिन अब ये तो देखो इसके लाभ हो गए। ठीक है, लेकिन इसके विनाश के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इनका संरक्षण किया जा रहा है। संरक्षण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनका विनाश होता जा रहा है, ये नष्ट होती जा रही है। ठीक है, नेगेटिव प्रभाव में आ रही है। ठीक है, तो इनके नेगेटिव प्रभाव का कारण क्या है? कारण क्या है? वर्तमान में लगातार क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। उसके साथ साथ में और क्या हो रहा है, औद्योगिक कल कारखानों की भी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो वहां से निकलने वाला CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस, ठीक है, उससे होने वाला प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, फिर उससे क्या हो रहा है, इन दोनों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर, उसमें क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। और उस तापमान की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का ही परिणाम में क्या हो रहा है, आर्द्र भूमियां नष्ट होती जा रही है। तो इन सबके संरक्षण के लिए अपन ने क्या किया था, रामसर कन्वेंशन किया था। ठीक है, उसके तहत रामसर साइट्स घोषित की जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है, उनका टिकाऊ विकास किया जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वहाँ पे लागू किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, अच्छा इनका मैनेजमेंट रखा जाता है। ठीक है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिए, अच्छी जानकारी हासिल कर ली है। तो रिवाइज कीजिए एक बार इसको, अच्छे से नोट्स बनाइए, ऐसे ही सेशन के साथ मिलेंगे अपन। ठीक है, सभी दोस्तों को मेरा धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। धन्यवाद।